Good morning, students. Today we will discuss about the reproduction in organism, chapter 1 in 12th biology. तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि लाइफ स्पैन क्या है। लाइफ स्पैन दरअसल वो टाइम पीरियड है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से शुरू होता है और उसकी डेथ पर जाकर ख़त्म होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is known as lifespan. The time period from birth to the natural death of an organism represent its lifespan, or this period of time is known as the lifespan of an organism. We can go outside and examine the lifespans of different organisms. हम बाहर जाके ये पता लगा सकते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग है, और किसी भी तरह से ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म या एनिमल उसका साइज अगर वो आकार में बड़ा है तो उसकी लाइफ स्पैन भी बड़ी होगी। ये दोनों आपस में बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं जैसे क्रो, एक कौवा और एक पैरट। वो साइज में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन उनकी जो लाइफ स्पैन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे क्रोज लाइफ स्पैन इज 15 ईयर्स। कौवे की जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 15 साल की होती है, और एक तोते की जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 140 साल के करीब होती है। दिस इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोनों की लाइफ स्पैन के अंदर, जबकि उनका जो दोनों का साइज है वो लगभग सेम ही होता है। सिमिलरली इट कैन बी seen in easily plants. लाइफ स्पैन ऑफ पीपल, जो पीपल का पेड़ हमारे आसपास होता है, घरों के आसपास हमने देखा भी होगा, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 900 से 1500 साल के बीच होती है। और जो एक मैंगो प्लांट होता है, मैंगो ट्री होता है, वो भी लगभग आकार में, साइज में पीपल के इक्वल ही होता है, लेकिन जो उसकी लाइफ स्पैन है वो लगभग 50 साल के आसपास होती है। तो हमें इससे ये पता लग गया है कि जो लाइफ स्पैन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है साइज के ऊपर कि ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ऐसे तो हम जैसे जो टोर्टोइज है, टर्टल है, उनका भी अगर एग्जांपल ले तो उनकी भी जो एज है वो 400 से लेकर थाउजेंड्स एंड मोर देन डेट, उससे भी आगे तक जाती है। ये स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एक बात तो निश्चित है कि जिसका भी जन्म हुआ, जिसका भी बर्थ हुआ है इस प्लेनेट पर, उसकी जो डेथ है वो एकदम फिक्स है। कोई भी यहाँ पर इमोर्टल नहीं है। डेथ इज सर्टेन फॉर एवरी एनिमल और एवरी ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कुछ जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि वो इमोर्टल हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये कभी हैरानी हुई होगी इस बात की कि इतने सारे ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इतने सालों से इस प्लेनेट अर्थ पर इतने सारे पेड़ पौधे, जानवर और उनकी अलग अलग स्पीसीज रह रही हैं। तो वो जन्म भी हुआ होगा उनका, और उनकी मृत्यु भी हुई होगी, उनकी डेथ भी हुई होगी बाय नेचुरल कॉजेज, बाय नेचुरल डेथ एंड बाय आल्सो एक्सीडेंटल डेथ। तो यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस होगी जिसके कारण उन्होंने जो अपनी स्पीसीज है वो अभी तक बनाए रखी हुई है और आगे भी रहेगी। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस जरूर होगी तो जिनसे वो अपनी जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी है वो बरकरार रख सके। और यहीं पर बात आती है रिप्रोडक्शन की।
Reproduction is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones, या फिर हम ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं, जो कि उनके सिमिलर होते हैं। तो रिप्रोडक्शन वो एक ऐसी बायोलॉजिकल, ऐसे ही प्राकृतिक प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल हैं, जो जीव हैं, वो जन्म देते हैं अपने जैसे ही दूसरे बच्चों को, या फिर कैसे हम कह सकते हैं दूसरी जनरेशन को। और यही यंग वंस ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, और आगे चलकर और न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक साइकिल है, बन जाती है, साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, कि जिसका भी बर्थ हुआ है उसकी ग्रोथ होगी, वो बढ़ेगा और फिर से रिप्रोडक्शन करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। एंड रिप्रोडक्शन इज द मीडियम दैट मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन ही वो माध्यम है जिसकी वजह से जो जितनी भी स्पीसीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, यही एक माध्यम है जिसकी वजह से वो अपनी जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी है वो इस प्लेनेट अर्थ पर अभी तक बनाए हुए हैं और आगे भी बना के रखेंगे। There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved their own mechanism to increase their number and produce offspring। तो जितने भी इस बायोलॉजी वर्ल्ड में एक लार्ज डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मीनिंग है विविधता है, बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, जीव, पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, और उन्होंने अपना एक मैकेनिज्म इवोल्व कर लिया है जिससे वो अपना जो स्पीसीज की जो नंबर है वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को, कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, कैसे वो अपनी आगे वाली जनरेशन है उसको इस दुनिया में लेके आएंगे। There can be participation of one organism or two in this process of reproduction। तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके अंदर ये भी हो सकता है कि या तो दो ऑर्गेनिज्म एक साथ पार्टिसिपेट करें इस प्रोसेस के अंदर, या ये भी हो सकता है कि सिंगल ही पेरेंट पार्टिसिपेट करे, सिंगल ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करे। सो द रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। तो इसके आधार पर जो रिप्रोडक्शन है वो हमारी दो तरह की होती है। When the young ones are produced by a single parent or single organism with or without involvement of gamete formation। जब यंग वंस प्रोड्यूस करे जाते हैं सिंगल पेरेंट्स के द्वारा, सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बिना किसी गैमेट फॉर्मेशन के, यानी कि जिसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो पेरेंट है वो सिंगल ही रहेगा, सिंगल ऑर्गेनिज्म ही होगा, तो ऐसे प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक ही पेरेंट की है और वही जो पेरेंट है आगे चलकर इवॉल्व होगा नेक्स्ट जनरेशन में। दूसरी टाइप की जो हमारी जो रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन टू पेरेंट्स of opposite sex participate in the reproductive process and this process also involve the fusion of male and female gametes। इस प्रोसेस के अंदर जब दो पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी कि विपरीत जो लिंग के जो पेरेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट यानी कि भागीदार होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, और जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन होता है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जनरेशन आती है, और इसी प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो अपोजिट सेक्सेस का यानी कि दो पेरेंट बॉडीज का इस्तेमाल यूज होता है। इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स टू पेरेंट्स बॉडीज टू गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर
दो पेरेंट्स बॉडीज का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने यंग वंश को इस दुनिया में लेके आ सके।